मूवी की शुरुआत में हमें कुछ साल पहले का वक्त दिखाया जाता है, जहां बहुत सारे वर्कर एक खदान में काम करते हैं। उन्हीं पर नजर रखने के लिए एक डॉक्टर भी वहीं पे होता है, जिसे एक आदमी बताने के लिए आता है कि काम के दौरान कुछ वर्कर को यहाँ पर रेडिएशंस महसूस हुआ है। उन्हें ऐसा लगा कि शायद यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में यूरेनियम है। यह बात पता चलते ही सब लोग बहुत खुश हो गए। बिना देर किए उन लोगों ने वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीन लगवा डाली ताकि काम को जल्दी से किया जा सके। लेकिन देखने को मिला कि काम के दौरान जमीनें अंदर समाने लगती हैं, यानी कि गार के अंदर जाने लगती है। जब डॉक्टर से रहा नहीं गया तो वो अपनी टीम को लिए उसी गुफा के अंदर जाने लग जाते हैं, यानी जमीन के नीचे। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़े जानवर स्केलेटन दिखता है। डॉक्टर जब उस चीज पर गौर करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कोई स्केलेटन तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये तो सच में एक बहुत बड़ा जानवर है, जो कि ये आराम से सो रहा था। रोशनी पड़ने की वजह से ये जानवर जिंदा हो चुका था। जिसके बाद हमें यह भी दिखाया गया, जॉइंट जानवर कैफ से निकलकर समुद्र के अंदर चला गया था। यहाँ से सीन को शिफ्ट करके जापान में एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है, जो कि फोन पे किसी से बात करते हुए तेजी के साथ कहीं जा रहा था। फोन पे बात करते हुए हमें पता चलता है कि जिस जगह से वो जानवर निकला था, वहाँ से अर्थक्वेक होता हुआ यहाँ पे भी आ रहा है। इस साइंटिस्ट का वहाँ पर बहुत कीमती प्लांट होता है। वो कहने लग जाता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे तो एक अपने प्लांट को खोना पड़ जाएगा। तभी वहाँ उसकी वाइफ आ जाती है और वो अपने वाइफ और अपने बेटे फोर्ड को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि इस तरह के अर्थक्वेक के झटके आ रहे हैं, ये मुझे कोई अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। इसलिए तब तक तुम मेरे प्लांट के पास मेरे कुछ टीम के साथ ही रहो यहाँ से। अब हमें वही साइंटिस्ट एक लैब में दिखाया जाता है, जो कि यह पता लगा रहा था कि अर्थक्वेक के झटके आ कहां से रहे हैं। किसी को भी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये कैसे हो रहे थे। जब ऐसा नहीं हो पाता तब वो कहने लग जाता है कि सारे के सारे मशीनरी को जल्दी से बंद कर दिया जाए, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये झटके किस चीज के हैं और ऐसा ना हो कि हमें नुकसान न पहुंचा दे। अभी ये उसका कहना ही था कि तभी अचानक दोबारा से अर्थक्वेक आने लग जाता है। यह सब देखते हुए वहाँ पर साइंटिस्ट की वाइफ भी आ जाती है। वो वहाँ से भागने लग जाती है और अर्थक्वेक इतना तेज होता है कि चैम्बर में ब्लास्ट होने की वजह से पॉइजनेश गैस, यानी कि जहरीली गैस रिलीज हो जाती है और उन्हीं के तरफ बढ़ने लग जाती है। साइंटिस्ट अपने वाइफ को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और पूरा गैस उस केबिन में फैल गई थी। जल्दबाजी में उसकी वाइफ उसे कहती है कि दरवाजा बंद कर दिया जाए, इससे पहले कि गैस यहाँ तक पहुँच जाए और सभी मारे जाए। फिर न चाहते हुए साइंटिस्ट को उस दरवाजा को बंद करना पड़ता है। अगर वो ऐसा न करता तो उसकी वाइफ की वजह से सारे के सारे लोग मारे जाते। अपनी वाइफ को खो देने की वजह से वो काफी उदास हो जाता है। यहाँ पर उसकी वाइफ कहने लग जाती है कि हमारे बेटे फोर्ड का ध्यान रखना, और इसी के साथ उस रेडिएशन की वजह से पूरा का पूरा प्लांट तबाह हो जाता है। फोर्ड भी यही सब अपने स्कूल से देख रहा था। यहाँ से अब हमें 15 साल बाद का वक्त को दिखाया जाता है। फोर्ड अब एक आर्मी सोल्जर बन चुका था और कुछ महीने ट्रेनिंग के बाद अपने घर वापस आया था। पता चलता है कि अब वो मैरिड था। उसकी वाइफ का कॉल आता है और उसकी फादर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। फोर्ड अपने डैड से नफरत करता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी मदर की मौत उन्हीं की वजह से हुआ था। लेकिन अपनी वाइफ के कहने पर वो उनसे मिलने के लिए चला जाता है और वहाँ पर जाकर वो अपनी फादर को पुलिस से छुड़वा लेता है। फिर वो दोनों घर आते हैं तो उसका फादर उससे कहते हैं कि बेटा वो एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उसके पीछे कुछ रेडिएशंस थी और सेम वही चीज हम अभी भी फील किए जा रहे हैं। और वो अभी इसलिए अरेस्ट हुआ था क्योंकि वो उसी जगह पर चला गया था जहाँ पर पुलिस उसे जाने के लिए मना किया था। वो बताता है कि मेरे दोस्त ने भी वॉइस फ्रीक्वेंसी को नोट किया है, यानी वहाँ से एक बहुत ही अजीबोगरीब तरह से आवाजें आती हुई सुनाई दे रही हैं। इसीलिए मुझे वहां पर जाकर देखना होगा और यह साबित करना पड़ेगा कि उस दिन जो प्लांट पर ब्लास्ट हुआ वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। यह सुने के बाद फोर्ड भी अपने फादर के साथ जाने के लिए चल देता है। अब वे लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ पर तो कोई भी किसी भी तरह की जहरीली गैस या फिर कोई रेडिएशन नहीं थी। वहाँ पर पुलिस फिर से आ जाती है और उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। और वहाँ पर वही डॉक्टर जो कहानी की शुरुआती सीन में दिखाया गया था वो भी वहाँ पर होता है। वो सभी साइंटिस्ट से पूछने लग
जाता है कि आखिर तुम बार बार उस जगह पर क्यों जाते हो। तब वो सब कुछ बताने लग जाता है जो वो करना चाहता था। यह सुनने के बाद डॉक्टर को हैरानी होती है क्योंकि इतनी सारी जानकारी तो उसे भी नहीं पता था। दरअसल वहाँ पर बहुत बड़ी पत्थर जैसी चीज पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। अचानक वो पत्थर हिलने लग जाता है। यही सब देखते हुए वो सब भी उससे छेड़छाड़ करने लग जाते हैं और उस पर बिजली यानी इलेक्ट्रिकल शॉक देने लग जाते हैं। ऐसा होते ही वो पत्थर काफी जोर से टूट जाता है और उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर बाहर आ जाता है। दिखने में वो जानवर बहुत ज्यादा ही बड़ा था और लोगों पर बिजली जैसी चीज फेंके जा रहा था। फिर हम देख पाते हैं कि वो जानवर खुद को वहां से आजाद करवाकर प्लेन से बाहर आ जाता है और वहां से उड़ जाता है। इस घटने के अगले दिन कैप्टन आकर यहाँ से डॉक्टर को जाने के लिए कहते हैं। डॉक्टर अपने साथ फोर्ड और साइंटिस्ट को भी ले लिया था, लेकिन पता चला कि इस इंसिडेंट के समय साइंटिस्ट काफी जख्मी हो गया था। वहाँ पर उनका हेड जाकर बताने लग जाता है कि ये क्रिएचर कोई आम क्रिएचर नहीं है। जब जमीन को रेडिएशन होने लग गई तो ये समुद्र के गहराइयों में चला गया था ताकि ये अपने लिए वहां से एनर्जी को गेन कर सके। और ये बताते हैं कि हमारे कंपनी को भी उसी को ढूंढने के लिए बनाया गया था। वो आज तक नहीं मिला, जबकि उसका नाम गॉडजिला था और वो वही जानवर था जिसे लोग अर्थक्वेक समझ रहे थे। और वह समुद्र से चलता हुआ जापान के एक प्लांट में जा घुसा क्योंकि उसे ऐसी जगह की जरूरत थी जहां से वो बहुत सारी एनर्जी को एक साथ अपने अंदर ले पाए। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है साइंटिस्ट को यानी कि फोर्ड के डैड की मौत हो जाती है। सभी लोग यह बात सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं कि आज इनकी मौत हुई है, कल कोई और भी मर सकता है। अचानक वहां पर हीट को कॉल आती है कि समुद्र से अजीबोगरीब तरह के रेडिएशंस आ रहे हैं और उन्हें पता चलता है कि वो क्रिएचर वहीं पर मौजूद है। दरअसल वहां पर वो न्यूक्लियर बम को खाया जा रहा था क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए थी, लेकिन इसी के साथ उन्हें वहां किसी और की भी चीज सिग्नल मिले जा रहे थे। वहां पर कुछ लोग भेजे गए थे जो यह देखकर हैरान हो गए थे कि समुद्र से एक बहुत बड़ा जानवर बाहर आ रहा है, वो जबकि वही क्रिएचर था जो अब शहर में आ चुका है। सभी लोग उससे बहुत ज्यादा डर गए थे, लेकिन उसी के साथ हमें गॉडजिला को दिखाया जाता है जो कि अब गुस्से से चिल्ला रहा था। अगले दिन टीवी पे हमें न्यूज दिखाया जाता है कि बड़ा सा क्रिएचर गॉडजिला से बचकर भाग चुका है। वो खतरनाक क्रिएचर समुद्र में जाकर और भी जानवर को अपने साथ ऐड कर रहा था। डॉक्टर की टीम मेंबर बताने लग जाती है कि हमें बहुत टाइम पहले 2 अंडे मिले थे। एक अंडा में से जानवर बाहर निकलकर जापान के उसी प्लांट में चला गया था, लेकिन हमें दूसरे अंडे के बारे में हमें कुछ नहीं पता कि क्या हुआ था। उसे एक जगह पर सुरक्षित रखवा दिया गया था और जब कुछ आर्मी के साथ कुछ लोगों को वहां पर देखने के लिए भेजा गया तो वो देखते हैं कि उस अंडे में से वो भी जानवर भाग चुका था। पता चलता है कि ये दूसरा अंडा उसी खतरनाक क्रिएचर का था। वो उसमें से निकलकर किसी दूसरे शहर में जाके तोड़फोड़ कर रहा था। इन दोनों को अब पुलिस भी ढूंढने लग गई थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर टीवी पर दूसरे क्रिएचर को देख पा रहे हैं। वहां पर वो नोटिस कर पाते हैं कि इस क्रिएचर के तो पर ही नहीं है जैसे पहले क्रिएचर के थे। रिसर्च करने पर उन्हें पता चला कि ये तो फीमेल है, जबकि पहला क्रिएचर मेल था। अब क्योंकि फोर्ड भी एक फौजी था, उसे भी आर्मी के साथ उसे भी वहीं पर भेज दिया जाता है ताकि वो उन क्रिएचर को रोक सके। दूसरी तरफ हम कैप्टन के जरिए ये जान पाते हैं कि वो क्रिएचर बहुत ही ज्यादा तबाही कर रहे हैं। तभी 8 उनसे कहने लग जाता है कि हमें उन्हें एक बड़े खतरनाक बम से उड़ाना पड़ेगा। कैप्टन कहता है कि इससे तो उनका नुकसान होने के बजाय फायदा होगा क्योंकि उन्हें न्यूक्लियर एनर्जी ही चाहिए जिससे वो और ज्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे। तब 8 कहता है कि हम इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं, हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। वो दोनों क्रिएचर अपनी एनर्जी रिस्टोर करने के लिए यानी रेडिएशन को खुद में फील करने के लिए समुद्र के तरफ बढ़ने लग गए थे क्योंकि समुद्र की गहराई से उन लोगों को बहुत सारी रेडिएशन मिलेगी और इधर से गॉडजिला भी उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा था। तो यह सब लोग भी उसी समुद्र की तरफ बढ़ने लगते हैं और साथ में न्यूक्लियर बम को भी रख लेते हैं ताकि उन्हें उड़ाया जा सके। फोर्ड भी इधर नजर रखा हुआ था जबकि उस बम को एक बोट पर रखा गया था। मेल क्रिएचर उड़ता हुआ आकर उस बोट पर अटैक कर देता है और उस न्यूक्लियर बम को उठाकर वहां से चला जाता है। अब वो दोनों क्रिएचर बम को लेकर वहां से दूर चले गए थे। उन्हें वो चीज मिल चुकी थी जिससे उन्हें बहुत सारे एनर्जी मिलने वाले थे। आर्मी और हेड का यह प्लान अब पूरी तरह से नाकामयाब हो चुका था। वो लोग सोचने लग जाते हैं कि हमसे कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए शायद गॉडजिला ही है
जो कि हम सबका जान बचा ले। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो उड़ने वाला क्रिएचर अब शहर में आकर बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर गॉडजिला आ जाता है। आर्मी भी वहीं पर मौजूद थी कि तभी वो उड़ने वाला क्रिएचर गॉडजिला पर अटैक कर डालता है और ये लोग लड़ने लग जाते हैं। ये जॉइंट क्रिएचर बहुत ही बड़े थे और लड़ते हुए शहर की बहुत ही चीजें डिस्ट्रॉय कर रहे थे, इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए सब लोग पीछे हट जाते हैं। यहाँ पर इनमें से बस मेल क्रिएचर ही था, इसीलिए गॉडजिला इससे आसानी से लड़ पा रहा था और उसे मारने वाला ही होता है कि तभी पीछे से फीमेल क्रिएचर आकर गॉडजिला पर अटैक कर देती है और अब गॉडजिला दोनों मेल फीमेल क्रिएचर से अकेला ही लड़ रहा था। यहाँ पर उन दोनों को मार पाना गॉडजिला के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आर्मी को अंडरग्राउंड यानी जमीन के अंदर एक घोंसले के अंदर बहुत सारे अंडे मिल जाते हैं जो कि फीमेल क्रिएचर के थे। इधर गॉडजिला उनसे अब काफी जख्मी हो चुका था, अब उन्हें हारा पाना काफी मुश्किल होता जा रहा था। आर्मी भी एक बम टाइमर लगाकर बाहर आ जाती है और कुछ समय के बाद जब वो बम ब्लास्ट होती है तो वह अंदर के सारे अंडे फूट जाते हैं। मेल और फीमेल क्रिएचर जब ये देखते हैं तो उन्हें अपने अंडों के फिक्र होने लगती है। जल्दबाजी में दोनों गॉडजिला को छोड़कर अपने अंडे की तरफ भागते हैं। उस धमाके की वजह से गॉडजिला को यह फायदा हुआ कि उस धमाके की रेडिएशन गॉडजिला में एनर्जी बनकर जाने लग गई और वो उसी एनर्जी को यूज करके अपने मुंह से दोनों क्रिएचर पर उगल दी। यहाँ यह देखकर ऐसा लगा कि गॉडजिला काफी स्ट्रांग हो चुका है। वो दोनों क्रिएचर से पूरी ताकत लगाकर लड़ रहा था। लड़ाई करते करते गॉडजिला मेल क्रिएचर को जान से मार देता है। यह देखने के बाद फीमेल क्रिएचर को काफी गुस्सा आ जाता है और उसे इस बात का भी गुस्सा सर पर सवार हो चुका था कि आर्मी ने उसके सारे अंडे को बर्बाद कर दिया। इसीलिए वो जब फोर्ड को देखती है तो उसकी तरफ बढ़ने लग जाती है, लेकिन गॉडजिला उसे पीछे से पकड़ लिया और उसके मुंह को खोलकर अपनी मुंह की सारी एनर्जी के रेडिएशन उसके मुंह में उगल दिया, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा पेन हुआ और वो वहीं पर मर जाती है। फोर्ड भी काफी जख्मी हो चुका था, लेकिन आर्मी उसे ठीक करने के लिए वहां से ले जाते हैं। अगले दिन हमें गॉडजिला दिखाया गया। लोगों को लग रहा था कि वो मर चुका है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थक चुका था और अपनी आंखों को बंद करके लेटा हुआ था कि तभी अचानक उठ गया और समुद्र में जाने के लिए आगे की ओर बढ़ने लगता है। उसे ऐसा देखकर तो यही लग रहा था कि वो यहाँ पर किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाने वाला है और ना ही वो ऐसा करने के लिए आया था। उसकी दुश्मनी तो बस उन खतरनाक क्रिएचर्स से था जैसा कि वो उन्हें मार दिया था। वो इसीलिए वापस समुद्र में चला जाता है। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि फाइनली फोर्ड भी अपने बेटे और वाइफ के पास चला गया था और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो चुका था। इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनिंग वीडियोस देखने के लिए कमेंट करना न भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।